शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर से रिलेटेड है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है, जब बच्चे शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं अपने घर से ही। हम बच्चे को जब आंगनवाड़ी भेजना भी नहीं चालू किए हैं, तब घर से ही क्या है, माँ उसको ABCD, अनार आम 1 2 3 4 ये सब पढ़ाना चालू कर देती है। घर में ही गवर्नमेंट किस प्रकार से हमें सपोर्ट कर रही है बच्चों की केयर के लिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। शुरुआत हम खुद से करते हैं। अब यदि हम दूसरी तौर पर बात करें गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट कैसे करके भारत के बच्चों की एजुकेशन को सुधार कर सकती है, पार्टिकुलरली हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो इस मामले में आप देखेंगे कि बच्चा सबसे पहले गांव देहात की यदि हम बात करें तो आंगनवाड़ी जाता है। शहर में तो सिस्टम कहना चाहिए किसी को पता भी नहीं रहता कहाँ पर आंगनवाड़ी है, कौन बच्चा जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, किसी को कोई लेना ही देना नहीं रहता है। KG1 KG2 भेजो, प्राइवेट स्कूल में भेजो, ये सिस्टम चलता है। लेकिन हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो पिछड़ा हुआ एरिया है। अब हम जो बच्चे शुरू में जब जा रहा है पहली कक्षा में प्रवेश लेने के पहले, मतलब हम आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं, आंगनवाड़ी से लेकर के पहली कक्षा में प्रवेश तक भारत सरकार को कौन कौन से प्रयास करने चाहिए ताकि बच्चों में जो शैक्षणिक गुण है, शैक्षणिक योग्यता है, वो अच्छी तरह से विकसित हो सके। किस प्रकार से बच्चों की देखभाल करने की ज़रूरत है अर्ली चाइल्डहुड में, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। तो इसके लिए राइटर का कहना है कि इसके लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। तो देखिए, ये तो अपने आप में स्वयं सिद्ध वाली बात है, सेल्फ एविडेंस यहाँ पर प्रस्तुत होता है कि इंडिया के जो चिल्ड्रन हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनके ऊपर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सरकार यदि रुपया पैसा खर्चा कर रही है बच्चों के ऊपर, बच्चों के शुरुआती दौर पर, तो इससे कुल मिलाकर के कंट्री का जो फोकस है डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर जाता है। एजुकेशन के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जॉब जनरेशन कर सकते हैं यदि हम अर्ली चाइल्डहुड में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन रही है आज के समय में अंडर इन्वेस्टेड रही है, अंडर एक्सप्लोर्ड वाला एरिया रहा है ये दशकों से। ज़्यादा इस क्षेत्र को किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा ये ट्रिवलाइज्ड माना जाता है, इसको एकदम तुच्छ समझा जाता है, उसको महत्व ही नहीं दिया जाता है एज चाइल्ड्स प्ले और लिमिटेड टू हाउस होल्ड डोमेन। उनको लगता है कि बच्चों की जो भूमिका है घर में वो कुछ है ही नहीं, परहैप्स बिकॉज इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन वुमेन्स वर्क। और सीधे सीधे महिलाओं के ऊपर ये चीज़ थोप दी जाती है कि बच्चों की केयर करना, बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड काम करवाना, ये सब महिलाओं का ट्रेडिशनल वर्क है। इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर ये सब चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि सरकार भी काफ़ी इस मामले में आगे बढ़ रही है। आज हम चाहते हैं कि महिलाओं को लेकर के आगे बढ़ें, डेवलपमेंट का काम करें। अभी हाल फिलहाल में एक नया सर्वे आया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लेबर, इसका अनाउंसमेंट हुआ था 30 जनवरी को, वर्किंग वुमेन को लेकर के। केयर वर्क एंड अर्ली चाइल्डहुड आर फाइनली बीइंग सीन एज पार्ट ऑफ द क्रिटिकल वर्क ऑफ रनिंग ए कंट्री। हमारी देश की अर्थव्यवस्था को चलाना है, देश की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, तो देखिए हमारे देश की वर्किंग वुमेन, केयर वर्क का काम, अर्ली चाइल्डहुड, ये सारे काफ़ी क्रिटिकल वर्क माने जाते हैं यदि हमें अपने देश को चलाना है तो।
अब हम बात करते हैं कि कैसे करके लाइफ साइकिल में हम पहले से फोकस कर सकते हैं। यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर में एंड एजुकेशन में, इसको शॉर्टकट में ECCE बोला जाता है। तो ये चीज़ तो हमारी बेसिक चीज़ होना चाहिए। हमारे पास में जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं ना, वो देश का निर्माण करने के लिए एक नींव का काम करते हैं। एंड यदि हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड जो है नींव मानी जाती है कि आगे चल कर के यही बच्चे हमारे देश का निर्माण करने वाले हैं। आज के समय में ऐसा हो गया है कि हम क्रॉस कर गए हैं 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को प्राइमरी लेवल पर। मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में दाखिला ले रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। एंड क्वालिटी की बात करें विथ एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन मेजरिंग लर्निंग आउटकम, और हमारा फोकस किस में रह रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो उसका जो आउटकम निकलना चाहिए उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ आउटकम भी तो निकले। लेकिन देखा जाए इंडिया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज के समय वो स्ट्रगल करने का काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ जा रहा है। क्योंकि यदि आप कक्षा तीसरे के भी बच्चे से पूछोगे ना तो वो कक्षा दूसरी की बुक को तक नहीं पढ़ पाता है, टेक्स्ट को तक नहीं पढ़ पाता है, और ना ही वो बेसिक सब्सट्रैक्शन कर पा रहा है, जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। तो क्या मतलब कि फिर हमारी पढ़ाई का यहाँ पर। इसके लिए सरकार ने कुछ कुछ प्रयास करी हैं। तो बच्चे जो कि अंडर 6 के कैटेगरी में आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण प्रोग्राम चलाया गया है, निपुण भारत प्रोग्राम, ताकि बच्चों में जो फाउंडेशनल लिटरेसी है एंड न्यूमरेसी है उसको विकसित किया जा सके। कम से कम बच्चे एक लाइन पढ़ सकें, एक पेज पढ़ सकें, एक बुक पढ़ सकें, नॉर्मली जोड़ना घटाना गुणा भाग कर सकें। ऐसी चीज़ सिखाने के लिए आज के समय में सरकार निपुण भारत प्रोग्राम लेकर के आई है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पोषण भी पढ़ाई भी अभियान है, जिसके माध्यम से ECCE प्रोग्राम को हम क्या काम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने का काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी सिस्टम के माध्यम से। अब हम बात करते हैं हेल्थ को लेकर के। जो एंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया था 2024 का, इसमें बोला गया है कि हम जो है अपग्रेड करेंगे सक्षम आंगनवाड़ीज को एंड प्रोवाइड करेंगे आयुष्मान भारत सर्विस आंगनवाड़ी वर्कर को, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड हेल्पर्स इन इंकरेजिंग। तो सरकार बोली है कि हम जो है आयुष्मान भारत सर्विस को आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर एंड हेल्पर्स लोगों तक इसको मतलब और भी ज़्यादा रीच आउट इसकी बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद 2023 में क्या होता है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है इसका कितना आउटले रहा है, कितना राशि खर्चा होगी, कितनी खर्च किए हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी आप देख सकते हैं। तो 2023 के हिसाब से यदि देखा जाए ना तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का जो आउटले है वो उसको बढ़ा दिया गया है, ट्रिपल कर दिए हैं। ये हो गया है 140 करोड़ से 420 करोड़ सालाना। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि 42 लाख आंगनवाड़ी सेंटर कैटरिंग टू इंडियाज पोरेस्ट 8 करोड़ चिल्ड्रन अंडर 6। इसमें शामिल है कितने, 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर, और इनमें कितने बच्चे हैं, इसमें 8 करोड़ बच्चे हैं जो कि 6 साल से कम उम्र की हैं। 2024-25 के बजट के एक्सपेंडिचर की बात करें, हम किसमें खर्चे की बात कर रहे हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, जो कि सेंटर स्टेट फिजिकल ट्रांसफ़र का एक सब्सटेंशियल पार्ट माना जाता है। तो इसके लिए 5.01 लाख करोड़ रुपया रखे हम किसके ऊपर, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम है उनमें खर्चा किया जाएगा 5 लाख करोड़ रुपया। इसी के अंतर्गत आंगनवाड़ी को दिए हैं 21,200 करोड़ रुपए, रूरल रोड्स को मिला है 12,000 करोड़, इरिगेशन को मिला है 11,391,
लेकिन ये जो है कम है किससे, नेशनल एजुकेशन मिशन से कम है पैसा। 37,500 करोड़ रुपये मिला है एंड नेशनल हेल्थ मिशन को मिला है 38,183 करोड़ रुपया। वहीं यदि हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को मिला है 47,619 करोड़ रुपए। आंगनवाड़ी सिस्टम की हम बात करते हैं तो सर्वे के डाटा से हमें ये पता चल गया है कि बच्चे आंगनवाड़ी जा रहे हैं और यहाँ यदि वो कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो सही उम्र में सही चीज़ें सीख रहे हैं। इसके लिए पोषण भी चाहिए, इसके लिए हमें फोकस भी करना है कि इस समय में बच्चे का जो दिमाग है ना वो विकसित होता है, उसके अंदर कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं जो बच्चे आंगनवाड़ी को अटेंड करते हैं। एंड बोला जा रहा है यदि बच्चे आंगनवाड़ी जा रहे हैं तो जेंडर गैप है, साथ ही साथ में जो इनकम रिलेटेड गैप है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अमीर बच्चे का भी बच्चा जा सकता है, गरीब बच्चे का भी बच्चा आंगनवाड़ी जाएगा, तो जो हम इनकम गैप की बात कर रहे हैं ना वो यहाँ पर कम हो जाता है। वहीं यदि हम 2020 की स्टडी की बात करें, चिल्ड्रन एक्सपोर्ट टू आंगनवाड़ी सिस्टम फ्रॉम एजेस 0 to 3 गो ऑन टू कंप्लीट .1 से लेकर के .3 मोर ग्रेजेस ऑफ स्कूल। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि भाई यदि हमारे बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं ना तो आगे चल कर के स्कूल में उनका जो ग्रेड है ना अच्छा आता है। तो हमें डिटरमाइन करने की ज़रूरत है कि भाई हमें कितना खर्चा करना है, कहाँ पे खर्चा करना है, ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना है, मटेरियल एंड स्टाफिंग के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम चीज़ों को माइक्रो से लेकर के मैक्रो लेवल तक अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं यदि सरकार अर्ली चाइल्डहुड केयर में फोकस करे, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर काम करती है। तो देखिए यदि हम महिलाओं के फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ की बात करें तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। लाइफ स्पान, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, चिल्ड्रंस एजुकेशन अटेनमेंट, देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड इवन सोशल अनरेस्ट। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं यदि सरकार अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है। तो देखिए आंगनवाड़ी के माध्यम से न केवल बच्चे को पोषण मिलता है, साथ ही साथ जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं ना उनको भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो बच्चे के साथ साथ माता को भी यहाँ पर फ़ायदा होता है। नोबल विजेता हैकमैन्स पेरी प्री स्कूल स्टडी से ये पता चला है कि बच्चे हु रिसीव्ड हाई क्वालिटी ECCE ग्रीव इनटू लेस वायलेंट एडल्ट। नोबल पुरस्कार विजेता भी इसका फ़ायदा गिना रहे हैं कि यदि कोई बच्चे को आप अर्ली चाइल्डहुड केयर दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं ना, तो उसका ज़्यादा कहना चाहिए एडल्ट वायलेशन नहीं होता है, स्ट्रोंगर सोशल इमोशनल स्किल्स आ जाते हैं बच्चों के ऊपर। साथ ही साथ में जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं ना उस सुसाइड को भी रोका जा सकता है यदि सरकार अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगी। तो अब हम बताते हैं कि कैसे करके इंडिया में रिसर्च करने की ज़रूरत है, अदर देशों से भी हम ये चीज़ सीख सकते हैं। भारत को एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है कि हमें समझना पड़ेगा कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी यदि आप एडुकेट तरीके से इनएडुकेट, यदि आप अपर्याप्त एलोकेशन करते हैं ना मटेरियल रिसोर्सेज को, तो इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है। यहीं इंटरनेशनल रिसर्चर्स की बात करें जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड यूएल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो 13% एनुअल रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन अर्ली चाइल्डहुड, बट दैट इज़ इन द अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट। एक रिसर्च में सामने ये आया है कि यदि आप 13%
यदि आप बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कम से भी कम जो रिटर्न है ना वो बेहतर मिलने वाला है, ऐसा एक स्टडी में सामने। तो स्टडी में बोला जा रहा है यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो 13% का एनुअल रिटर्न हमको देखने को मिल जाता है। $1 भी यदि आप इन्वेस्ट करते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, तो ये लेकिन हम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करने की ज़रूरत है भारत में भी, ताकि एक्सप्लोर कर सकें हम अर्ली चाइल्डहुड केयर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें आंगनवाड़ी सिस्टम को भी शामिल करना है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक प्रोविजनिंग सिस्टम माना जा रहा है ECCE प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो रेयर डिसीज़ से इंडिया कैसे करके फ़ाइट कर सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। रेयर डिसीज़ के अंतर्गत कौन कौन से रोग आ सकते हैं, कैसे करके इनकी हमें पहचान करना है, कैसे करके इसका इलाज होना चाहिए, सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है और कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। सबसे पहली ही बात करी जाती है रिसोर्स में आप कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। इंडिया लैंग्वेजेस नियर द बॉटम ऑन द अवेयरनेस, डायग्नोसिस एंड ड्रग डेवलपमेंट फॉर रेयर डिसीज़। सबसे पहले नंबर की तो बात यही है रिसोर्स को लेकर के है कि भाई आपके पास में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस का मामला हो, डायग्नोसिस का मामला हो, ड्रग डेवलपमेंट का मामला हो रेयर डिसीज़ में, तो इन सब मामलों में भारत काफ़ी बॉटम पे चला गया है। इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। शुरुआत करी जाती है यहाँ पर कि भाई जो 19 साल का चाइल्ड एक्ट्रेस है, 19 साल की जो चाइल्ड एक्ट्रेस है उनका नाम है सुहानी भटनागर। इनकी डेथ हो जाती है और ये है इनकी बीमारी का नाम, क्या नाम है इसका, डर्माटोमायोसिटिस। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसके चलते चलते हमारी जो मसल्स हैं ना इसमें इन्फ्लेमेटरी सिम्टम दिखाई देती हैं, जलन टाइप की होने लग जाती है। एंड हाल फिलहाल में हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेयर डिसीज डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फरवरी का जो महीना है हम इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें। साथ ही साथ हम सपोर्ट करते हैं जो इंडिविजुअल लोग हैं, करोड़ों जो इंडिविजुअल लोग हैं जो कि रेयर मेडिकल कंडीशंस, मतलब रेयर मेडिकल कंडीशन में है या फिर जो इस प्रकार की बीमारी को फेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हमेशा से निगलेक्ट किया गया है, स्टिग्माइज किया गया है, उन लोगों को थोड़ा सा हम सपोर्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं कि भाई दुनिया भर में, भारत में कितने ऐसे केसेस हैं, लोग कितने जागरूक हैं और इसका इलाज कैसे होता है। यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो रेयर डिसीज़ एफ्लिक्ट 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 की पॉपुलेशन में एक व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। एंड यदि हम बात करें 7000 ज्ञात जो डिसीज़ हैं, रोग हैं, उसका 5%, 7000 यदि हमें बीमारियां गिने हैं तो उसका 5% ही हिस्सा ऐसा है जिसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं ना टिपिकली रिसीव करते हैं केवल और केवल बेसिक ट्रीटमेंट दैट एलिवेट सिम्टम। ऐसा क्यों है, मुझे ज़्यादा कोई लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहा है तो बस सर्दी खांसी की गोली दवाई खाओ, पैरासीटामॉल खाओ और सो जाओ वाली बात हो जाती है, क्योंकि पहचान नहीं पा रहे हैं ना हम बीमारी को। दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है। इसके अलावा कुछ कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा एंड सपोर्टिव मेडिकेशन थ्रू आउट देयर लाइफ विच दे कैन नॉट अफोर्ड।
कुछ लोग तो ऐसे ही ख़त्म हो जा रहे हैं। ख़त्म होने का रीज़न ये है, गोली दवाई महंगी है, इक्विपमेंट इतने महंगे हैं कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इंडिया का पिक्चर यहाँ पर दिखाया जाता है कि देखिए 3 डेथ यदि पूरी दुनिया में हो रही है तो एक उसमें से इंडिया शामिल है। इसको हम बोलते हैं कितना रेट, 1/3 रेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यदि पूरी दुनिया भर में ना 3 डेथें हो रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें पूरी दुनिया में 12 डेथ हो रही हैं, तो ये जो 12 है ना, 12 का 1/3 आप निकाल दीजिए, 3 चौके 12, मतलब 4 मौतें रेयर डिसीज़ के चलते चलते कहाँ से हो जा रही हैं, इंडिया में हो जा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात किया जाता है। एंड ये जो डेटा है ना, these range from widely known ones such as spinal muscular atrophy and Gaucher's disease to lesser known ones such as म्यूकोपोली, इसका तो नाम बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ जो बीमारियाँ हैं उनके नाम बताए जाते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 1 एंड विपल्स डिसीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं रेयर डिसीज़ के। मोटे तौर पर देखा जाए 8 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ जो भारतीय हैं, ठीक है, वो सफ़र कर रहे हैं एक ना एक रेयर डिसीज़ से या फिर एनोदर से। और इसका जो हिस्सा है सबसे बड़ा है बच्चों का, 75% बच्चे इसमें शामिल हैं। सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फॉर्मुलेट किया था एक नेशनल लेवल पर पॉलिसी, ताकि हम रेयर डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर सकें। 2017 की ये बात है, लेकिन सरकार ने 2018 में क्या काम करी, इसको वापस ले ली। इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ रहे थे, इसलिए इसको कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो ये सफल नहीं हो पाई थी। फिर सरकार एक और रिवाइज पॉलिसी लेकर के आई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़, एंड इसकी अनाउंसमेंट हुआ था 2021 में। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती हैं, क्योंकि सरकार अभी तक यही नहीं डिफ़ाइन कर पा रही है कि कौन कौन सी बीमारियों को हम रेयर डिसीज़ के अंतर्गत रखेंगे। इसकी डेफिनेशन हम डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ पॉलिसी हम अच्छी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है, हम रेगुलर डेटा कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसे कुछ रीज़न माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइम में सबसे पहले आपको पहचान करना है। इस प्रकार के जो रोग रहते हैं ना, इट टेक एन एवरेज ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल लग जाते हैं जब जा कर के इस प्रकार के डिसीज़ का हम पता लगा पाते हैं। एंड जो डॉक्टर लोग रहते हैं ना, उनको ये नॉलेज नहीं रहता है कि भाई क्या क्या साइन हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं रेयर डिसीज़ के। तो जो हेल्थ प्रोफेशनल है ना, इनको ट्रेन करना चाहिए कि भाई अपना जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है ना, उसको आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का काम करिए। साथ ही साथ ऐसी मदर्स जिनको हिस्ट्री रही है कि भाई कभी आपको ये रेयर डिसीज़ हुआ है, ठीक है, या फिर आपको हुआ है, आपकी फैमिली में हुआ है, तो इसके पहले आपको प्री नेटल स्क्रीनिंग करना चाहिए। पोस्ट नेटल डायग्नोसिस एंड केयर करने का काम आपको करना पड़ेगा, डॉक्टरों के लिए बोला जा रहा है। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें, 450 ऑड रेयर डिसीज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं इंडिया में, एंड उसका 50% हिस्सा ही ऐसा है जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं। एंड ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो ट्रीटमेंट कहता है, ये केवल 20 रेयर डिसीज़ के लिए अवेलेबल हैं एंड कैन बी अवेल्ड ओनली फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तब जा कर के आपका इलाज होगा। हालांकि ये जो COES बनाए गए हैं, इनकी संख्या 12 है। भारत में हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट करके काम ये नहीं करते हैं।
डायग्नोसिस यहाँ पर काफ़ी लेट है, इनएक्यूरेट थेरेपीज होती हैं एंड लैक ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी, यहाँ पर कुछ कुछ समस्याएं मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात करी जाती है यहाँ पर फंड को लेकर के कि भाई फंड भी सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। बजट जो अलोकेट किया गया था रेयर डिसीज़ के लिए, हालांकि वो इंक्रीजिंग हो रहा है साल दर साल देखा जाए कर, फिर भी अभी भी जो है 93 करोड़ रुपया है 2023-24 के लिए। यदि हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो हमको रिडक्शन देखने को मिला है 75% का। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिडक्शन देखने को मिला है 90% इन एक्चुअल एक्सपेंडिचर में। एनपीआरडी की गाइडलाइन के हिसाब से यदि हम बात करें तो देखिए 50 लाख रुपया पर पेशेंट अलाउ किया गया है, विच विल बी डिस्पर्स टू द कंसर्न COE। रेयर डिसीज से लड़ाई लड़ने के लिए एक व्यक्ति को लगभग 50 लाख रुपया का खर्चा आ जाएगा। ये पैसा उस व्यक्ति को नहीं देखिए हम किसको दे रहे हैं, जो सेंटर बनाए गए हैं उनको भेजा जा रहा है। इसके अलावा ये जो क्रॉनिक रेयर डिसीज़ होते हैं ना, नॉर्मली रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको जो थेरेपी दी जा रही ज़िंदगी भर चलेगी, तो यहीं पर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फंड यूटिलाइजेशन एंड क्राउड फंडिंग की भी यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि सरकार बोलती है प्राइवेट कंपनियों को या फिर जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनको कि आप क्राउड फंडिंग करिए, उससे अपना खर्चा चलाइए। ठीक है, आप वेबसाइट बना लो, उसमें लोग दान देंगे आपको, उससे अपना काम चलाओ। लेकिन जो क्राउड फंडिंग भी हो रही है वो उतनी ज़्यादा पर्याप्त नहीं हो रही है, ऐसा राइटर का कहना है। 47 करोड़ रुपया किसका, टोटल 71 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंट जो एलोकेट किया गया है टू द 11 COES फॉर द करेंट ईयर रिमेन अनयूज्ड। 50% जो पैसा है ये लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, दबा दबा के रख रहे हैं, बचा बचा के रख रहे हैं। कोई ज़्यादा खर्चा कर दे रहा है, कोई सेंटर कम खर्चा कर दे रहा है, यहाँ पर ऐसा उल्लेख किया जाता है। एंड वहीं यदि आप देखें ना तो पिछले 3 साल में 3 लाख रुपया मात्र क्राउड फंडिंग के माध्यम से आप जुटा पाए हैं। इसके बाद वे फॉरवर्ड में बोला जाता है कि क्या क्या काम हमें करने की ज़रूरत है। तो देखिए हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाना पड़ेगा रेयर डिसीज़ की। जो बजट आप प्रदान कर रहे हैं इसको आप बढ़ाइए। साथ ही साथ में बोला जाता है कि जो फंडिंग है ड्रग डेवलपमेंट एंड थेरेपी के लिए, उसमें आप पार्टिकुलरली आप ऐसा कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि इसके लिए इतना पैसा, इसके लिए इतना पैसा। इसके अलावा इलाज करने के लिए जो आपने सेंटर खोले हैं जिनको हम शॉर्टकट में COES बोलते हैं, जहाँ पर रेयर डिसीज़ का इलाज होता है, तो 12 से इनकी संख्या आपको बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड का। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एंड डेवलप करना चाहिए सैटेलाइट सेंटर COES के अंतर्गत। साथ ही साथ जो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज़ हैं ये क्या काम कर सकती हैं, इनको भी आप फंडिंग के लिए सहारे का काम ले सकते हैं। इसके बाद आ जाती है टैक्सेशन को लेकर के। सरकार टैक्स में यदि छूट करती है और कंपनियों को थोड़ा सपोर्ट करती है रेयर डिसीज़ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, तो इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो काफ़ी कुछ रेयर डिसीज़ से लड़ाई लड़ने में हम सफल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इनॉग्रेट किया गया है देश का पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। तो अब आप ये जो देख रहे हैं इस प्रकार की जो बोट हैं जिसका यूज़ किया जा सकता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए, माल की ढुलाई के लिए, इन फेरी बोट को अब हम हाइड्रोजन सेल के माध्यम से चला रहे हैं। इसका उद्घाटन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये जो
बोट दिखाई दे रही है, इसको निर्माण किया गया है कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट है ये कैरी कर सकती हैं अप टू 50 पैसेंजर को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की पहली इंडिजीनियस बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट का वर्चुअली तौर पर वेडनेसडे को दिन उद्घाटन किया है। बोला जा रहा है ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं इसको कोचीन शिपयार्ड ने निर्माण किया है, एंड ये जो पायलट वेसल्स है ये 24 मीटर कैट्रामन है, 24 मीटर इसका साइज बताया जा रहा है, और ये कैरी कर सकता है 50 पैसेंजर को। पूरी तरह से इसको एयर कंडीशनर बनाया गया है, पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, एंड बोला जाता है जो अर्बन मोबिलिटी है वो काफ़ी इससे स्मूथ हो जाएगी।